अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं आज कहानी शादी में रूह का चैन किस नंबर 3। दवाइयों से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मौलवी निज़ाम से रूहानी इलाज भी करवा रहे हैं, लेकिन तबीयत संभलने में नहीं आ रही। लेकिन मुझे और किसी और दोस्त को इस बीमारी का पता ही नहीं चला, मैंने हैरत से कहा। फिर मैं डरते हुए निसार के साथ इसके घर गया। नसीर को देखकर मैं हैरान रह गया था। वाकई ही वो हड्डियों का पिंजर बनकर रह गया। नसीर, तुमने अपनी क्या हालत बना ली है? मैंने निसार के कमरे से जाने पर पूछा। ये सब मेरे अमाल की सज़ा है। मैं बहुत बुरा हूँ। मेरा अंजाम इससे बुरा होना चाहिए था। नसीर फूट फूट कर रो दिया। नसीर, सब्र करो, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। तुम ज़रूर सेहतयाब हो जाओगे। मैंने इसको तसल्ली दी। नहीं, मैं ठीक नहीं हो सकता। तुम मुझे झूठी तसल्लियाँ मत दो। जिसने मुझे इस हाल पर पहुँचाया है, इसने मुझसे साफ कह दिया है कि मैं चंद रोज़ से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकूँगा। नसीर, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। मैंने कहा, तुम सुनना चाहते हो? तो सुनो। शायद तुम्हें ये सब सुनाकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए। नसीर ने मेरी तरफ गौर से देखते हुए कहा, तुम मुझसे कहते थे ना, शरीफ अच्छा लड़का नहीं था। तुम्हारे मना करने के बावजूद मैं इससे मुलाकात करता था। एक रात वो मुझे कब्रिस्तान ले गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो मुझे क्यों कब्रिस्तान ले आया है। रात की तारीकी में दूर तक कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। एक ताज़ा कब्र का एक हिस्सा खोद कर वो अंदर चला गया। इस कब्र में घुसे अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि मुझे शक कब्र के अंदर इसने छोटी सी टॉर्च जला रखी थी। हल्की रोशनी से कब्र के अंदर का मंजर दिखाई दे रहा था। कब्र में एक नौजवान लड़की की बरहना लाश पड़ी थी। लड़की के कफन को शरीफ ने पोटली बनाकर एक तरफ रख दिया था। अब वो लड़की की लाश पर झुका हुआ था। इसे इस हालत में देखकर मुझे झुंझुनी सी आ गई कि शरीफ इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकता है। मैं वहाँ से भाग जाना चाहता था, लेकिन मेरे पाँव जैसे मन मन भर के हो गए हों कि मेरे लिए पाँव उठाना मुश्किल हो गए थे। कुछ देर बाद वो कब्र से बाहर निकल आया और मुझे मजबूर करने लगा कि मैं भी वही शर्मनाक हरकत करूं जो वो कब्र के अंदर लाश के साथ करके आ चुका है। मेरे इनकार पर इसने जेब से पिस्तौल निकाल लिया और धमकी दी कि मैंने इसका हुक्म नहीं माना तो वो मुझे जान से मार देगा। ज़िंदगी किसको प्यारी नहीं होती। अपनी ज़िंदगी को बचाने की खातिर मैं कब्र के अंदर उतर गया और कब्र में वही हरकत कर बैठा जिसे मैं चंद लम्हों पहले बहुत बुरा समझ रहा था। शरीफ ने कब्र से कफन निकाल कर कब्र को दोबारा से पहले जैसी हालत में कर दिया। इस काम से फारिग होकर शरीफ मुझे कब्रिस्तान से बाहर ले आया और धमकी दी कि ये बात मैं किसी को ना बताऊं, वरना संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। मैंने इसे यकीन दिलाया कि मैं किसी को ये बात नहीं बताऊंगा। मैं कई दिन तक शरीफ से नहीं मिला। मुझे शरीफ पर शदीद गुस्सा था। इस रात इसने कोई अच्छी हरकत नहीं की थी। फिर एक दिन खुद ब खुद मेरे पाँव शरीफ के घर की तरफ उठ गए। शरीफ मुझे देखकर बहुत खुश हुआ और रात हो जाने पर कब्रिस्तान ले आया। मैं इसके पीछे ऐसे चल पड़ा जैसे इसका गुलाम हूँ और वो मेरा आका है। इस रात शरीफ ने वही रात वाली हरकत की और कब्र से बाहर आ गया। मैं इसके इशारे का मुंतज़िर था। इशारा पाते ही मैं कब्र में उतर गया और अपने शैतानी अमल में मसरूफ़ हो गया। अब हम दोनों की दोस्ती और मजबूत हो चुकी थी। हम एक दूसरे के राज़दार बन गए थे। मेरा हौसला बढ़ गया था। जिस रात शरीफ कब्रिस्तान नहीं जाता, मैं अकेला ही चला जाता। कब्र से जो कफन लाता वह एक कफन बेचने वाले को सस्ते दामों फरोख्त कर देता। एक रात शरीफ को दूसरे शहर जाना पड़ा। मैं अकेला ही कब्रिस्तान गया और एक ताज़ा कब्र खोद कर अंदर उतरा। औरत का कफन उतार कर मैं जैसे ही इसकी जानिब बढ़ा, अचानक इसकी आंखें खुल गईं और इसके मुंह से लंबे लंबे दांत बाहर निकल आए। मैं घबरा कर बाहर निकलने लगा, लेकिन इस औरत ने मेरा पाँव पकड़कर अंदर खींच लिया। मैंने बहुत कोशिश की कब्र से बाहर निकल जाऊं, लेकिन इस औरत ने मुझे इतनी सख्ती से पकड़ लिया कि मैं खुद को छुड़ा ना सका और बेबस होकर रह गया। जाता कहाँ है शैतान? वो औरत कहका लगाकर बोली। मुझे माफ़ कर दो, मैंने इल्तिजा की। मैं तुझे नहीं छोड़ सकती। तू मेरी हद में आ गया है। तेरी जान तो अब मर के ही छूट सकती है। वो बोली। खुदा के लिए मुझे जाने दो। मैं फिर कभी इधर का रुख नहीं करूँगा। ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है। तेरे दादा का नाम वकील अहमद है ना? हाँ, लेकिन इन्हें कैसे जानती हो? मैंने चौंक कर पूछा। बहुत पुराना किस्सा है। मैं तेरे दादा के घर नौकरी करती थी। एक दिन घर वाले कहीं गए हुए थे। तेरे दादा और इनके चंद दोस्त घर में शराब में धुत बैठे थे।
مجھے گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر تیرا دادا مجھ پر بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑا۔ میری سانسیں اکھڑنے لگی تو اسے ہوش آیا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ مرتے مرتے میں نے دل میں عہد کیا تھا کہ جب تک وکیل احمد اور اس کے گھر کے افراد سے اپنا انتقام نہ لے لوں، اس وقت تک میری روح کو قرار نہیں آئے گا۔ تو جب قبر میں اترا تھا تو میری روح خوش ہو گئی کہ میری مراد بھر آنے والی ہے، وہ عورت بولی۔ لیکن یہ قبر تازہ ہے، پھر تم اس میں کیسے آ گئی؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ روحوں کے اب تک کے لیے صرف اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔